तो दोस्तों आज से केमिस्ट्री भी आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो केमिस्ट्री का भी अपलोड मैं करता रहूं, साथ साथ बायो भी करता रहूं। तो आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर। एक बार मैं फिर से कृष्णा क्लासेस आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैंने जो चूज़ किया है वो चूज कर रखा है परमाणु। परमाणु आज का जो चैप्टर है चूज किया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, तो आज के चैप्टर में सेम वही रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे और उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो परमाणु के बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले बात, परमाणु होता क्या है। तो परमाणु की डेफिनेशन है भाई, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वह परमाणु कभी भी अपघटित नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, ये यहाँ पे जैसे कुछ बन रहा है H2 + O2, H2O। ठीक है, चलो ये कोई बात नहीं, ये रिएक्शन बन गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, NaCl प्लस साथ में मैं आपको दे देता हूँ H2O। इसमें क्या हो गया, इसमें आपका बन गया NaOH। क्या बन गया, एक NaOH। ठीक है, तो NaOH जो बना उसमें क्या हुआ, जो NaCl है वो भी अपघटित हो रखा है, इसका Na अलग हो रखा है, Cl अलग हो रखा है। और H2O में भी क्या, OH अलग हो रखा है, एक O और एक H अलग हो रखा है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये यौगिक है या ये अणु है, ये क्या हो रखे हैं, ये अपघटित हो रखे हैं। तो जो उसमें जो Na है, सोडियम है, जो अलग हो रहे हैं, Cl है, मतलब कि ये क्या है, अब अपघटित नहीं हो सकते हैं। और ये अपघटित नहीं हो सकते तो इसी सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं आप, परमाणु बोलते हैं। ठीक है जी। अब बाकी जो परमाणु का संरचना है वो क्वेश्चन बेस्ड हम पढ़ेंगे। ऐसे स्पेशल लेक्चर मैं नहीं दूंगा। स्पेशल लेक्चर जिनको चाहिए, इसका केमिस्ट्री का लेक्चर चाहिए, उन सभी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, 8477998409 पर कांटेक्ट करें। आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस डीपली समझाया जाएगा। बस आप इस पर कांटेक्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन सा एक कण ऐसा है जो परमाणु नहीं है। आप सभी के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आप बता दीजिए। जी, इसका आंसर है सी। क्या है इसका नाम, ABC ऊपर नीचे है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी है। ये थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करने के लिए है, ताकि लोग ABC तुक्के ना लगाए, बस देखें कि भाई हाँ आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन। ठीक है जी। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। देखिए जी, कोई सा भी एक, आपको ये मान लो ये परमाणु है, तो परमाणु में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ये चारों तरफ ये जो है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये जो गोल मैंने बीच में दे रखा है ये नाभिक है।
ये केंद्र होता है परमाणु का, केंद्र है, केंद्र में क्या है, नाभिक, और नाभिक में दो चीजें रहती है, प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है जी आपके नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो पार्ट है, क्वेश्चन से बताया था कि भाई कौन कौन से पार्ट है परमाणु के, तो कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब आपको कभी भी पूछेंगे पॉजिटिव कौन सा है, प्रोटॉन, नेगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल कौन सा रहता है, न्यूट्रॉन। अगर उसके नाभिक में कौन सा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब आगे इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर है। कौन सा होता है? जिसका द्रव्यमान उस द्रव्यमान के बराबर है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन तथा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। ठीक है, मतलब कि सीधा सा बात है, प्रतिकण मतलब होता है जिसका आवेश उसके बराबर हो, या जिसका आवेश नहीं, द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान उसके बराबर हो लेकिन विद्युत आवेश उस कण के विपरीत हो। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। कौन होता है? पॉजिट्रॉन। ठीक है जी, यह हो गया इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। आगे नेक्स्ट, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और दोनों का द्रव्यमान कैसा है? बराबर। इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, दोनों का बराबर होता है। नेक्स्ट, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण का ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर है बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। मतलब अल्फा कण किसके दो धनावेश है और उसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान होता है हीलियम के एक कण के नाभिक के। जी, स्लाइड है, स्लाइड में देखते हैं। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो किससे बने हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। किसके समान? हीलियम कण के। और He किससे बना रहता है? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोनों का द्रव्यमान बराबर। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। कितने गुनी होती है? 4 गुनी। किसकी मात्रा? अल्फा कण की या फिर हीलियम के। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर है बीटा कण, सी। इसका आंसर है सी, बीटा कण। तो क्या हो गया इसका? स्लाइड में पढ़ते हैं। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। अभी तक बता दिया था ऊपर। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। तो बीटा कण किससे बनी होती है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से, और गामा किरण अनावेशित से। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। गामा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और किससे होती है? अनावेशित। ठीक है, और अल्फा कण धनावेशित। और जो ये बीटा कण है, बीटा कण, इसको यूं कर दूं मैं, गामा है,
ये बीटा है। बीटा कण कैसा है? ऋणावेशित। ठीक है जी। नेक्स्ट, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर ए, ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफबाउ है जर्मन शब्द है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कभी भी मत सोचना ऑफबाउ वैज्ञानिक का नाम है, ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऑफबाउ वैज्ञानिक का नाम है। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या फिर निर्माण। ठीक है, ऑफबाउ जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता है। ऑफबाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। ऑफबाउ जी ने नियम दिया है। कौन सा नियम दिया है? ऑफबाउ जी सॉरी, मैं अब देखो मैंने अभी बोला ऑफबाउ नाम नहीं है, वो क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। लेकिन आपको क्या बोल दिया? ऑफबाउ जी। तो ऑफबाउ जी कोई नाम नहीं है जिसका अर्थ है रचना करना। तो इनके अनुसार क्या है? इस जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न स्तर तक पर जाएगा। ठीक है, ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ये मान के चलो जैसे 1s हो गया, 2s हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है 2p, फिर 3s, 3p, फिर इस तरह से 4s, 3d। ये क्या है? ये ऊर्जा स्तर है, कक्ष के ऊर्जा स्तर है। तो ऑफबाउ सिद्धांत जो है वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इस तरह से विराजमान। देन किस में जाएगा? इसमें जाएगा, फिर इस तरह से। फिर ये क्या है? p है। p के कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि यहीं भरा जाएगा। यहाँ पे इसने साथ में ये भी बोल रखा है, ये किस पर है? हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम, इन पर भी आधारित है। तो यहाँ पे हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देन इस तरह से भरे जाएंगे। तो ये सब कुछ किसके अनुसार है? ऑफबाउ के अनुसार है। अब कभी कभी कुछ हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई 3D में बाद में और 4s में पहले क्यों भरा जाता है? तो मैं आपको बता दूं 3 और d के लिए 2 बराबर हो जाता है 5, और 4 प्लस s के लिए 0 यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वांटम संख्या है उसके अनुसार चलती है। तो ये मैं बाद में भी आपको समझा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना 4s का जो टोटल योग है वो 4 बनता है, और इसका जो क्या बोलते हैं 3d का बनता है वो 5 बनता है। ठीक है, ये क्या है? क्वांटम संख्याओं द्वारा। d कहाँ से शुरू होता है, s में क्या आता है? ठीक है, तो उसके लिए क्या नंबर यूज करते हैं, क्या उसका जो पहला क्वांटम संख्या होती है वो यूज करते हैं। ये मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ यही बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इस पे बेस पर है, इस वजह से मैंने इतना बता दिया। 4s पर पहले आएगा 3d की अपेक्षा। अपवर्ग सिद्धांत ये बताता है। नेक्स्ट, रासायनिक तत्वों के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसका आंसर है ए, अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। ठीक है जी, ये इसके बारे में हम यहां पढ़ते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको कहा था कि क्वांटम संख्याएं होती है, तो मैं आपको बता दूं क्वांटम संख्याएं होती है और वो कितने प्रकार की होती है। श्रोडिंगर के अनुसार जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उससे निकली थी 3 प्रकार की, लेकिन इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने के लिए, उसका अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए 4 प्रकार की बनी। कौन कौन सी? सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और दूसरी है द्विघंशी, द्विघंशी इंग्लिश में बोलते इसको एजियोमिथल। तीसरी है चुंबकीय। ये तीनों निकली थी श्रोडिंगर से। ठीक है जी, ये कक्ष को बताता है। ठीक है,
और ये बताता है कक्षक को। और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और चौथी होती है स्पिन, चक्रण, चक्रण या चक्रीय स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये किसको बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है या फिर इधर है। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो डिटेल में वही है, मेरा लेक्चर लीजिए आप, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो ऑप्शन ये सामने है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबक की क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। किससे है? कक्ष के अभिविन्यास से। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा, एजियोमिथल क्वांटम संख्या कक्ष की त्रिविमीय आकृति तथा स्पिन क्वांटम संख्या कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ठीक है जी। तो इन्होंने कुछ और भी दे रखा है कि भाई जो प्रारंभिक है वो कक्ष के आकार को बताती है, एजियोमिथल किसके साथ है? कक्ष का त्रिविमीय आकृति भी बताती है, जिसको कक्षक भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? अभिविन्यास। मैग्नेटिक क्या बताती है? मैग्नेटिक बताती है अभिविन्यास। ठीक है, अभिविन्यास मतलब वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की उसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और लास्ट कक्ष है एस, जिसको बोलते हैं स्पिन। और स्पिन किसको बताता है? चक्रण को, मतलब दिशा को, इधर है या इधर है। मैं सारा अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं अगर आप क्लास में होंगे। बाकी ये आप इसको, ये वो वर्ड्स है जो कम से कम लिखे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जी, इसका आंसर है बी, 4। अब आप बोलेंगे 4 कैसे है? चलिए स्लाइड में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। आपको आया समझ में? क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन देखो भाई, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हमें कुछ नहीं करना। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई द्रव्यमान संख्या इजिकल टू P+n, जो कि नाभिक में होता है। ये पूरा परमाणु है, परमाणु के जो नाभिक में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वही क्या है? द्रव्यमान है। वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जिसको परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में बहुत कम अंतर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो आप दोनों को एक भी मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। जी, इसका आंसर है समस्थानिक। अब देखिए समस्थानिक और दूसरा आता है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्लाइड को पढ़ते हैं। एक ही तत्व के हुए परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और दूसरा क्या आता है? यहाँ पे होगा संभारिक। कहाँ गया? चलो आगे पढ़ते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की किसी तत्व के विभिन्न समस्थानों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका डिटेल्स में, कम वर्ड्स में ज़्यादा मैटर। समस्थानिक की डेफिनेशन, एक ही तत्व के हुए परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। ध्यान रखना इस बात को, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या के ही इक्वल। ठीक है जी। और अब दूसरा होता है, एक दूसरा टर्म आएगा संभारिक। संभारिक
इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं। इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है, किंतु परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसमें भिन्न क्या होगा, परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या। अगर देखो समभारिक मतलब समान भार, मतलब समान भार का मतलब समान द्रव्यमान, ठीक है, इसको समद्रव्यमानिक भी बोलते हैं। कुछ जगह पर समभारिक ही मोस्टली यूज किया जाता है। समभारिक मतलब समान भार, और समान भार समभार को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान भी बोलते हैं। मतलब भार को, किसी भी परमाणु का जो भार होगा वो क्या वो कहलाएगा, द्रव्यमान भी कहलाएगा। तो इसलिए समान भार या समान द्रव्यमान। और अगर प्रोटॉन समान है तो समस्थानिक, ये आपको याद हो जाना चाहिए। समभारिक और समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिसमें कि प्रोटॉन समान होंगे, और समभारिक मतलब जिसमें भार समान होगा। भार समान का अभिप्राय द्रव्यमान समान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन आपके सामने, अगर आपके समझ में आ चुका होगा तो आप इसका आंसर सही लगाओगे, बिल्कुल सही जी। अब देखिए, इसमें मैंने बोला था अभी तक जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आप लोग बोलोगे कि भाई प्रोटॉनों की संख्या तो है नहीं, तो मैं बोलूँगा भाई परमाणु संख्या होगा दिया हुआ। क्या दिया होगा, परमाणु संख्या। आप लोग बोलोगे परमाणु संख्या भी है नहीं, तो मैं एक और टर्म यूज करता हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए मैंने क्रम वाइज बताया आपको। पहले परमाणु संख्या इजकल टू प्रोटॉन की संख्या बता दिया, अब प्रोटॉन की संख्या इजकल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दिया। मीन्स दैट कि ये तीनों लगभग लगभग एक ही होते हैं। तो अब आपकी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो क्या होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन मीन्स या तो परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो 18 और 20 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं, पेज भूल गया था मैं। चलिए जी, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। है कि नहीं है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इसी कारण क्या है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों चार्ज बराबर हो गए तभी तो क्या होगा, उदासीनता बनी रहेगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए जी, प्रोटॉनों की संख्या तो है नहीं, तो प्रोटॉनों की संख्या नहीं है तो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेगा प्रोटॉन की संख्या की जगह, और न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी है तो 18 + 20 38। आपको समझ में आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा आपको समझ में, कि प्रोटॉनों की संख्या इजिकल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इजिकल टू परमाणु संख्या। क्यों बराबर होती है, क्योंकि भाई जो ये एक वो है, इसमें प्लस चार्ज उतने ही होंगे जितने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे। जब दोनों के चार्ज बराबर हो गए, इसके और इसके, तभी तो इसमें उदासीनता आएगी। ठीक है जी, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तभी तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। जी, इसका आंसर है गाइगर काउंटर से। ठीक है जी, स्लाइड है हमारे पास। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है। गाइगर काउंटर क्या है, कण संसूचक, जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। ठीक है जी, ये हो गया इसका आंसर। रेडियो एक्टिविटी को किसके नापा जाता है, गाइगर काउंटर से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ऑप्शन आपके सामने है।
इसका आंसर है बेकुरेल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बेकुरेल ने। अभी स्लाइड में आपको कुछ बताता हूं मैं, ये देखिए। अंटोन हेनरी बेकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, सर्वप्रथम 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। ठीक है, किसने की रेडियो एक्टिव की खोज? बेकुरेल ने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? सॉरी, आविष्कार किसने किया? बेकुरेल ने। चलिए जी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? भाई कौन सा नहीं है? मैंने बोल दिया है आप सभी को। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? चारों तरफ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। तो इनसे क्या बन गया? एक परमाणु। और फोटोन इसका भाग नहीं है। तो आंसर हो गया डी। क्या आंसर हो गया? डी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव है, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। देखिए फोटोन के बारे में भी लिखा है। फोटोन क्या है? ऊर्जा के बंडल जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। फोटोन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ये आप लिख सकते हैं। फोटोन क्या है? ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। नेक्स्ट, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान जी, चैडविक। बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रस्तावित किया था, ठीक है, लेकिन खोज किसने की? चैडविक ने। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो चैडविक को क्या माना जाएगा? न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जी। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है जी, और शेयर, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जरूर ही शेयर करें आप, और उनको बोले वीडियो को देखें और वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स जरूर करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है, मैटर पसंद आ रहा है, या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।